हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलोजन। द एलोजन के इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लैक बग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। जानेंगे न्यूज में रहने का कारण क्या है, और इसी वीडियो में आप पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में। देखिए, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसकी संख्या में वृद्धि देखी गई है। अब ये वृद्धि कहाँ देखी गई है, तो ये देखी गई है ओडिशा में। ओडिशा राज्य का जो वन विभाग है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले 6 वर्षों में राज्यों में जितने ब्लैक बग थे उसमें लगभग 2 गुनी वृद्धि हो गई है, और इसकी संख्या जो है अब बढ़कर करीब 7,358 हो गई है। यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मैप को ज़रूर देखें, क्योंकि मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है ओडिशा राज्य। ओडिशा राज्य का जो बॉर्डर है, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से लगता है। डिस्ट्रिक्ट की यदि बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ओडिशा राज्य की जो राजधानी है यह है भुवनेश्वर, और सबसे बड़ी सिटी भी भुवनेश्वर ही है। और इस राज्य को स्टेटहुड मिला था 1 अप्रैल 1936 में, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये जो रिपोर्ट निकाला गया, ये एक जनगणना के आधार पर निकाला गया है। हाल ही में फरवरी के महीने में जनगणना हुआ था। डेट है 28 फरवरी 2021, लेकिन कुछ दिन पहले ही इसका रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो ब्लैक बग है, इसकी संख्या में वृद्धि होकर ये 7,358 हो गया है। देखिए, किसी भी स्पीसीज में जो वृद्धि होती है, इसके पीछे बहुत चीज़ों का हाथ होता है। खास करके इनके आवास में सुधार करना। यदि ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पर ज़्यादा होता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इसका जो आवास है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया गया। साथ ही साथ वहाँ के जो लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनके भी द्वारा इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया। तब जाकर ये 6 साल के बाद रिजल्ट मिला है कि इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लैक बग के बारे में। देखिए, ब्लैक बग को कृष्ण मृग भी कहते हैं, और ओडिशा में खास करके ब्लैक बग को कृष्णसारा मृग के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है कि कृष्णसारा मृग कहाँ पाया जाता है। वैसे ये पूरे भारत में पाया जाता है, लेकिन कृष्णसारा मृग जो है, ये यदि आपसे पूछे तो ये पर्टिकुलर नाम को पूछ रहा है कि ब्लैक बग को कृष्णसारा मृग किस राज्य में कहा जाता है, तो वो आपका आंसर तब उड़ीसा होगा। अब देखते हैं कि ब्लैक बग है यह भारत और नेपाल में मुख्य रूप से पाया जाता है। लेकिन अब नेपाल में पाया जाता है तो वो नेपाल की बात है, लेकिन हमारा जो भारत है, यहाँ पर ब्लैक बग का निवास स्थल है। साथ ही मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका राज्य पशु ब्लैक बग है, काला हिरन है। वैसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यहाँ का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बग। अब मैं यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो आपने यहाँ पर देखा, ये ब्लैक बग, इनको मारने का केस सलमान खान पर चल रहा है। काला हिरन का नाम आपने सुना होगा पहले भी, कि काला हिरन को मारने का केस सलमान खान पर चल रहा है, और जिसके कारण वो जेल भी जा चुके हैं। अब ये बात है कि ये जो काला हिरन को मारा गया, ये तो ऐसा है कि ये राजस्थान में मारा गया है, जबकि ये राजस्थान का राज्य पशु है भी नहीं। फिर भी केस क्यों हो गया? देखिए, वैसे किसी भी स्पीसीज को मारना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेष कम्युनिटी है, एक विशेष जाति के लोग रहते हैं जो ब्लैक बग को पूजते हैं, इसलिए उन पर ये केस लगाया गया, और जिसकी सज़ा वो आज भी भुगत रहे हैं। तो खैर, वो अलग बात है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे शेड्यूल हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यदि हम ब्लैक बग की बात करें तो ब्लैक बग को शेड्यूल 1 के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त है। इसके अलावे काले हिरन को IUCN के रेड लिस्ट में कम चिंतनीय, मतलब लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में रखा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि IUCN का जो रेड लिस्ट है वो कैसा दिखता है। ये है रेड लिस्ट, आप यहाँ पर देख पाएंगे। बहुत सारे इसमें कैटेगरी है, जिसमें लिस्ट कंसर्न यहाँ पर है। इसी श्रेणी में ब्लैक बग को रखा गया है। इसके बाद आता है वनरेबल, इसके बाद आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड जो है ये सबसे बड़ा श्रेणी माना जाता है। एंडेंजर्ड में आने के बाद उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। इसके बाद आता है
क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो अब बहुत बचाने के बावजूद भी जो नहीं बच रहा होता है। उसके बाद होता है एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कि अब ये बहुत कम जगह पर देखा जा रहा है, देखने में आ ही नहीं रहा है। और उसके बाद आता है लास्ट में एक्सटेंट। तो एक्सटेंट वो चीज़ होता है कि अब ये है ही नहीं, पूरी धरती पर इसको खोज लो, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस रेड लिस्ट को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल की। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 6 शेड्यूल मिलेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक बक को पहला स्थान दिया गया, उसके बाद है बंगाल टाइगर। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्पीसीज मिल जाएंगे जिसमें आपको मिलेगा फिशिंग कैट, गोल्डन लंगूर और बहुत सारे स्पीसीज जो जिसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। उसी तरह शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 2 में आपको मिलेगा हिमालयन ब्लैक बियर, इंडियन कोबरा और किंग कोबरा जैसे सांप, जिसको शेड्यूल 2 में रखा गया है। शेड्यूल 3 और 4 की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा हाइना, तो आप इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ यदि फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लेमिंगो, फैल्कन्स, किंगफिशर और भी बहुत सारे जीव। अब आगे देखते हैं यहाँ पर शेड्यूल 5 में, तो यहाँ पर मिलेगा कॉमन क्रोस, जो आम कौवे होते हैं उनको रखा गया है शेड्यूल 5 में। रेड्स हैं, फ्रूट बैट हैं, इन सभी को रखा गया है शेड्यूल 5 में। और इसी तरह शेड्यूल 6 भी हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जिसको शेड्यूल 6 में रखा गया है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर जुटे, वहाँ पर इसका PDF आपको सबसे पहले अपलोड किया जाता है। आप वहाँ से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। ये जो शेड्यूल है ये सारा का सारा मैं PDF में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको ज़रूर पढ़ लें। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। तो ये शुरुआत कब किया गया था? देखिए, ये भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इसको पारित किया था 1972 में। इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है एक्ट 1972, चूँकि ये 1972 में ही इसको पारित किया गया था, इसलिए यहाँ पर इसको लिखा जाता है 1972। मकसद क्या था? मकसद एक ही था कि जो अवैध शिकार होते हैं मांस मछली के लिए, खाल के लिए, जिसको व्यापार के लिए मारा जाता है और मार्केट में इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है, इसलिए इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया। क्या कभी इसमें संशोधन भी हुआ है? तो जी हाँ, 2003 में इसमें संशोधन हुआ है। तो आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन कब किया गया था, तो आपको आंसर देना है 2003 में इसमें सबसे पहले संशोधन हुआ है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में, जो कि है IUCN। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय जो है ये है स्विट्जरलैंड में। तो आप इसको याद रखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये है स्विट्जरलैंड में। देखिए, यहाँ पर मैं बता दूं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये भारत का है, ठीक ना। ये मुहिम को भारत ने शुरू किया था। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं IUCN, ये एक मिला जुला संगठन है जो कि विभिन्न देशों में चलता है और आपस में इनका नेटवर्क है, जिससे बहुत सारी जानकारी जो है ये आपस में शेयर करते हैं। और इन्हीं के द्वारा एक रेड लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें कि आपने देखा कि ब्लैक बक को लिस्ट कंसर्न में रखा गया है। अभी उतना ज़्यादा ये कंसर्न में नहीं आया है, लेकिन हाँ, फिर भी लिस्ट कंसर्न में आने के बाद इनको प्रोटेक्शन मिलना एक जाहिर सी बात हो जाती है। अब देखिए, IUCN के अंतर्गत ही आता है साइट्स। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है उस पर रोक लगाना, इसका ये काम है। इसको लागू किया गया था 1 जनवरी 1975 में। वर्तमान में साइट्स की सदस्यता में 183 देश हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। Thank you for listening. God bless you all.